નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંઠી. તો આજના પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર આપણે જે ખાસ વાત કરવાના છે, આપણે પ્રોપર્ટી ગુરુમાં રિયલ એસ્ટેટને લગતા અલગ અલગ અસેટ ક્લાસીસની વાત કરતા હોઈએ છીએ, રેસિડેન્શિયલની આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ, કમર્શિયલની પણ વાત કરી છે. આપણે ઘણી બધી વાતો અહીંયા આગળથી કરતા હોઈએ છીએ અને આપણે વેર હાઉસિંગ અંગે પણ ચર્ચા કરી છે. અને આજે આપણે આ જ કડીમાં આગળ વાત કરવાના છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળામાં રોકાણ કરવાની તક અંગેની. અને આ કેટલી મોટી તક છે અને આનાથી શું લાભ મળી શકે છે, કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ, આ તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ આજે આપણે મેળવવાની કોશિશ કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે એમ્પાयर सेंट्रमना सेल्स एंड मार्केटिंग हेड अश्विन अय्यर. अश्विन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. तो अश्विन जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये इंडस्ट्रियल गाला में इन्वेस्टमेंट करने का एक हम अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे एक डिस्कस करना चाह रहे हैं. किस तरीके से इसको आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं? ये बाकी के जो रियल एस्टेट के एसेट क्लास है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना फ़ायदा कारक हो सकता है? तो जैसे आपने पूछा कि क्या बेनिफिट है एक इंडस्ट्रियल गाला कंपेयर टू से रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पर, तो सबसे पहली चीज हमको ये समझनी होगी कि रेसिडेंशियल या कमर्शियल जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रेंटल होता है उसमें काफी ज्यादा चांस होते हैं कि वो वेकेंट रहें. जैसे एक 5 से 10 साल के अंतराल में रेसिडेंशियल में आप देखेंगे तो 5 से 10 फैमिलीज वहां रहकर जाती है. सिमिलरली कमर्शियल बहुत ज्यादा लिंक होता है उस जगह के प्राइम लोकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसपे कि डिपेंडेंट होता है कि वो बिजनेस वहां पे सक्सेसफुली चलेगा या नहीं चलेगा. वेयर इंडस्ट्रियल गाला इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट होता है, जहां पे एक लॉन्ग टर्म लीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम आपका हमेशा ज्यादा होता है. तीसरी चीज कि ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ता किसी कस्टमर को ढूंढने में या फिर बिजनेस को सबलेट करने में. एक बार आप जब किसी बिजनेस पे इसको रेंट पे देते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म चलता है, 10 साल 15 साल, उससे भी ज्यादा. बिकॉज टिपिकली इंडस्ट्रियल गाला के अंदर जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है. तो काफी ज्यादा स्टेबल इनकम आपको मिलता है इसके अंदर. ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल गाला के अंदर आपको मिलता है. इसके अलावा हम देखते हैं तो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल अगेन दोनों ही एक बिजनेस टू कस्टमर को केटर करने वाली बिजनेसेस हैं, जहाँ पे कस्टमर ओवर द काउंटर आते हैं या फिर आप रेसिडेंशियल में कहें तो कस्टमर आपके घर में आकर रहते हैं. तो काफी ज्यादा मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, इसमें खर्चे होते हैं इंटीरियर्स में, उसका ओवरऑल फसाड एंड आउटलुक में. जबकि इंडस्ट्रियल गाला में ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है काफी कम होता है. तो ये लो मेंटेनेंस है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि लोकेशन जो होता है इंडस्ट्रियल गाला का वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता उस जगह के प्राइम रिटेल लोकेलिटी से, या फिर जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब एक फैमिली कहीं घर पे शिफ्ट होती है वो देखती है कि वहां पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड स्टेशन एक्सेट्रा वगैरह वहां पे आसपास है कि नहीं. जबकि इंडस्ट्रियल गाला के अंदर सिर्फ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि भाई रोड कनेक्टिविटी सही हो, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन के जो इनके ट्रक्स या फिर छोटे व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स हैं, ये उनका जो माल है सही समय पर सही जगह पर पहुंचा पाए. तो आई थिंक इंडस्ट्रियल गाला ये बेनिफिट आपको रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी दे रहा है आज की डेट में. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળામાં રોકાણ કરવાની કેટલા બધા ફાયદા છે, કેટલા બધા બેનિફિટ્સ છે, આપણે અહીંયા આગળથી જાણ્યા છે. મુખ્ય બેનિફિટ્સ ફરીથી ગણાવી દઉં તો એક તો તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેલ્યુ છે. તમે નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે જ્યારે રેસિડેન્શિયલ કે કમર્શિયલમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એના કમ્પેરિઝનમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું લાગશે. મેન્ટેનન્સ લગભગ નહિવતને બરાબર ઘણું જ ઓછું અહીંયા આગળથી આવી શકે છે. તમને જે રેન્ટલ ઇન્કમ છે, એપ્રિશિએશન છે, એટલે કે વળતરની જે વાત છે, ત્યાં ઘણો મોટો ફાયદો અહીંયા આગળથી મળી શકે છે. ખાસું એવું સારું આરઓઆઈ તમને અહીંયા આગળથી મળતું દેખાઈ શકે છે ઇન કમ્પેરિઝન ટુ રેસિડેન્શિયલ ઓર કમર્શિયલ. તો આટલા માટે આપણે જે અહીંયા આગળથી વાત કરી રહ્યા છે આજના ટોપિકની કે ઇન્ડસ્ટ્રીयल ગાળાની અંદર इन्वेस्टमेंट करवानी आ तक कई रीते बनी रही है. तो अश्विन जी, अब आगे मैं ये समझना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल गाला में इन्वेस्टमेंट कैसे बेनिफिट्स है, आपने हमें समझाया है, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल गाला का एक अच्छा ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, या कहे कि कहाँ कौन से एरिया में इसका अच्छा पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि पहली बात रियल एस्टेट एज अ होल कहाँ पे ज्यादा अफोर्डेबल है.
बिकॉज देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट एमएसएमई जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको टैक्स एग्जेम्पशन बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आई थिंक टिपिकली जो बायर है उसको ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्रियल गाला परचेज, आउटराइट परचेज जो आप गाला खरीदेंगे वो ज्यादा अफोर्डेबल कहाँ पर है, वो अपकमिंग जोन है या नहीं, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होने वाला है नहीं अगले 4-5 साल में। ये सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको तो साल भर साल उसका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले भी कि वेकेंसी पीरियड इंडस्ट्रियल गाला के अंदर कम होती है। जैसे आप रेंट पे देते हैं उसको तो सालों साल चलता रहता है। बट एज ए इन्वेस्टर मुझे ये भी देखना है कि जिस गाला को मैंने परचेज किया है क्या उस लोकेशन में मुझे साल दर साल उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर अप्रिसिएशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज अगर हम बात करेंगे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर रियल एस्टेट के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड आने वाले सालों में मुझे नहीं लगता कि ये हर साल 10-15 या 20% से बढ़ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे एक डेवलपिंग जोन हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो। लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल गालास के अंदर, जहाँ पे जो बिजनेस ओनर हैं वो ये देखते हैं कि क्या उनका जो मैन्युफैक्चरिंग वो जो कर रहे हैं जिस चीज की, उसको सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचाने की क्या आसानी से वो पहुंचा सकते हैं या नहीं। तो हमको देखना ये होगा एज ए इन्वेस्टर इंडस्ट्रियल गाला के अंदर क्या उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर क्या डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया होंगे तो डेफिनेटली रेंटल इनकम तो आपको मिल जाएगा, बट आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर्टिकुलर गाला के अंदर उसकी अप्रिसिएशन शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो दोनों चीजें अगर हमको साथ में चाहिए तो हमें देखना ये होगा कि अच्छा गाला मिले, बढ़िया गाला मिले और अच्छे रेट में मिले, और रेंटल भी उसके अगेंस्ट काफी अच्छा एक यील्ड परसेंटेज हो, जो आइडियली इंडस्ट्रियल गाला के अंदर 8 से 10% के बीच में भी हो सकता है, जो हम देख रहे हैं आज। ઓકે, તો 8 થી 10% સુધીનું અહીં આગળથી તમે જે છે અહીં આગળથી જે રિટર્ન છે એની આપણે અહીં આગળથી चर्चा करी रहा है। तो अश्विन जी, ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि हम अगर देखें कि भिवंडी एक एरिया है जहाँ पे वेयर हाउसिंग के लिए एक जोन पूरा बन गया है, इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल गाला के लिए कौन सा एरिया है, अगर हम मुंबई के आसपास की या ऐसी बात करें तो कौन सा एरिया है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं इस इंडस्ट्रियल गालास के तो कौन सा एरिया है जहां पे हम इसका पोटेंशियल देख रहे हैं? तो जैसे आपने इस सवाल एकदम सही सवाल पूछा कि इंडस्ट्रियल गाला इन्वेस्ट करे तो कहां पर करना चाहिए। तो आई बिलीव मुंबई एज अ होल अगर आप देखते हैं तो वेस्टर्न लाइन काफी बटा हुआ है, 4 भागों में बटा मुंबई, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, देन आपका नवी मुंबई एक हो जाता है, एक साउथ बॉम्बे जो कि प्राइम रियल एस्टेट है रेसिडेंशियल्स के लिए। तो टिपिकली ये सारे जो एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अप्रिशिएट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सैचुरेशन स्टेज पे आ चुके हैं। बट डेफिनेटली जैसे एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना खुद का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है 40 एकर्स में, ये अंबरनाथ में है। तो मेरे को लगता है अंबरनाथ बदलापुर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, स्टेशन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है। एक बिजनेस ओनर को चाहिए कि वो ये देखे उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या वो अपना सामान डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर्स के पास टाइम पर पहुंचा सकता है या नहीं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज ऑलरेडी अंबरनाथ बदलापुर में प्रेजेंट है। पर सोने पे सुहागा मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर मेट्रो कनेक्टिविटी भी आने वाली है। कहीं ये यहाँ से एक रोड आपका जो जा रहा है पनवेल होकर, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स बड़ौदा, ये गुजरात से भी कनेक्ट होने वाला है फ्यूचर में। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सारे इन्वेस्टर्स को जो इंडस्ट्रियल गाला में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अंबरनाथ बदलापुर अफोर्डेबल भी है, रियल एस्टेट प्राइसिंग यहाँ पे अभी तक स्काई रॉकेट नहीं हुआ या फिर एकदम ज्यादा इसको हाइप नहीं करा गया है, ये बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। आपको एक अच्छी इंडस्ट्रियल गाला अंबरनाथ बदलापुर के अंदर, स्पेसिफिकली अंबरनाथ वेस्ट के अंदर मिल जाती है बिटवीन 30 लाख एंड 50 लाख, जो कि मैं मानता हूं कि 60 to 70% आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स मार्केट में है, जो पोटेंशियल बायर्स मार्केट में, उनकी ये बजट होती है जनरली। तो काफी ज्यादा स्कोप है अंबरनाथ बदलापुर मार्केट के अंदर, जहां पे आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आई बिलीव अगले 5 से 7 सालों के अंदर इसके अंदर काफी ज्यादा आपको अप्रिसिएशन दिखेगा। और एक और चीज जो डेवलप हुई है वह है स्टैटस स्टेशन एरिया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि अंबरनाथ बदलापुर को डाला गया है। अगर आप देखते हैं नवी मुंबई एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ही ब्यूटीफुली
सिटी को प्लान किया गया है, स्टेशन बहुत ही वेल प्लान्ड है। तो अंबरनाथ बदलापुर ये पहला स्टेशन है सेंट्रल लाइन में जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ऑफिशियली इसको बजट एलोकेट किया गया है। तो लॉजिस्टिकली बहुत ही बेहतरीन है। सो जैसे जो लोग इन इंडस्ट्रियल गालाज या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या फिर इस बिजनेस में काम भी करेंगे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज ये है कि यहाँ पे एक और रेलवे स्टेशन जो आ रहा है वो काफी ज्यादा ईज ऑफ एक्सेस इनको देगा ट्रैवलिंग के लिए। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अंबरनाथ एज ए लोकेशन बहुत ही एप्ट है, जो कि अगले कुछ सालों में काफी ज्यादा बूम होगा। તો આપણે અહીંયા આગળથી જે વાત કરી છે આ લોકેશન અંબરનાથ બદલાપુર લોકેશન છે જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળા માટે એક સારું લોકેશન બની રહ્યું છે જ્યાં તમને એક સારો ગ્રોથ પણ અહીંયા આગળથી દેખાઈ શકે છે અને કનેક્ટિવિટી ને આ બધાનો લાભ પણ અહીંયા આગળથી ખૂબ સારો મળી શકે છે। तो अब अश्विन जी मैं आपसे आगे ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि आपने पहले आपने भी इसका जिक्र किया और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट एमएसएमई एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए कुछ राहतें दे रही है, कुछ सपोर्टिव मेजर्स यहाँ पे ले रही है, तो इस एरिया को भी इसका फ़ायदा मिलता हुआ आप देख रहे हैं और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आप यहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वेल डेफिनेटली आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों ही काफी एमएसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके तहत काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो कैपिटल चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें मशीनरीज को अपग्रेड करने में, मेंटेनेंस करने में, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने में, तो हर किस्म का बेनिफिट गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड कर रही है। एंड डेफिनेटली इसका फायदा अंबरनाथ जैसी एरिया जो कि जहाँ पे रियल एस्टेट का जो दाम है काफी अफोर्डेबल है आज की डेट में, तो काफी ज्यादा होगा। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस मैन है जो एक बिजनेस डालना चाह रहे हैं, समझिए वो एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहे, जो कि एक टिपिकली माइक्रो के अंदर आता है, माइक्रो बिजनेस उसको बोलते हैं। तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें 1 करोड़ की, तो ये मीडियम माइक्रो के अंदर आता है। माइक्रो बिजनेस के अंदर जब तक ये 5 करोड़ तक का टर्नओवर जब कर लेता है, ये तभी माइक्रो के अंदर ही आएगा। तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट एक्सटेंड किया। ये पहले केवल 1 करोड़ तक की लिमिट था और इसकी सीमा 5 करोड़ तक की हो गई है। तो ऐसे बिजनेसेस में अगर आपका रियल एस्टेट एक्विजिशन जो आपको करना है, गाला जो खरीदना है, वो अगर अफोर्डेबल रहता है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। अगर गाले का दाम ही ज्यादा होगा तो बिजनेस में जो फंडिंग आपको करनी है, शायद हो सकता है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो गवर्नमेंट के सारी स्कीम्स along with affordability of Ambernath market will definitely contribute more towards the venture being profitable। तो काफी ज्यादा प्रॉफिट मैं देखता हूँ कि एक बिजनेसमैन या एक इन्वेस्टर जो इंडस्ट्रियल गाला में इन्वेस्ट करता है उसको फ्यूचर में हो सकता है ड्यू टू ऑल दी स्कीम्स। एंड सबसे मेन चीज कि अंबरनाथ की अफोर्डेबिलिटी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट उसको करेगी। ओके, तो अफोर्डेबिलिटी માટે પણ આ એરિયા ખાસ મહત્વનો છે અને ગવર્મેન્ટની સ્કીમનો પણ અહીંયા આગળથી તમને લાભ મળી શકે છે અને જ્યારે તમને જે તમારું ગાળા ખરીદવા માટેનું કેપિટલ તમને ઓછું લગાડવું પડશે તો તમારા બિઝનેસ માટે તમારી પાસે એટલો સ્કોપ વધી જાય છે, એટલી અફોર્ડેબિલિટી વધી જાય છે। તો આ પણ એક મુખ્ય ફાયદો અહીંયા આગળથી તમારે માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, ખાસ કરીને અંબરનાથ બદલાપુર એરિયાની અંદર। તો આપણી એક રસપ્રદ ચર્ચા અહીંયા આગળથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળા અંગે આપણે અહીંયા આગળથી કરી રહ્યા છે। હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો, તો લઈશું નાનકડો બ્રેક અને બ્રેક પછી આપણે આ ચર્ચામાં આગળ વધીશું। બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે। હું છું ઝરણા અલકંટી અને આજે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળામાં રોકાણની તક અંગેની વાત કરી રહ્યા છે ને આ અંગે આપણને ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે अश्विन जी अय्यर। अश्विन जी, दोबारा आपका स्वागत है ब्रेक के बाद सीएनबीसी बाजार पर। और अब मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगी कि आपने एक आइडिया तो हमें दिया है, पर अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई के लिहाज से अगर दे पाए कि इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रियल गाला में है उसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल को हम अगर कंपेयर करें तो किस तरीके से ये अगर आप हमें एक नंबर्स के साथ थोड़ा एग्जांपल दे पाए। श्योर। देखिए, आज अगर हम देखते हैं किसी भी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 से 3% अगर आपको मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट 1 करोड़ का लिया, उसमें साल में आपको 2 से 3 लाख अगर रेंट मिलता है तो उसको आज की रेट में अच्छा माना जाता है, बट ये बहुत ज्यादा कम है। वही अगर कमर्शियल की बात करूं तो 4 to 7% तक का रिटर्न आपको मिलता है।
मतलब 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आप साल में 4 से 7 लाख रेंटल कमा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ब्रेक इवन करने में हो सकता है काफी टाइम लगे। दूसरी बात, ये सारी जैसे मैंने बताया वेकेंसी पीरियड रेसिडेंशियल में हो सकता है कि जो फैमिली आपको जिसको आपने रेंट में दिया है, हो सकता है किसी कारणवश शिफ्ट हो जाए, जॉब चेंज हो जाए और दोबारा आपको दोबारा रेंट और एक नया कस्टमर ढूंढना पड़े। सेम चीज आपका कमर्शियल में भी हो सकता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम इन दोनों में काफी वॉलेटाइल है। पर वही इंडस्ट्रियल की मैं बात करूं तो कम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपका जो रेंटल इनकम आज की डेट में आ रहा है, ये 5 to 5.5% से लेकर 9% तक भी जा रहा है। और अंबरनाथ जैसी लोकेशन में आज हमारे बजट के अंदर की अगर मैं बात करूं तो रेंटल इनकम ऑलमोस्ट 6% के आसपास आ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि एक और रेलवे स्टेशन यहाँ पे आने वाला है, तो मैं ऐसा फोर्सी कर रहा हूँ, ये चिकलोली रेलवे स्टेशन आने के बाद जो अंबरनाथ बदलापुर के बीच में एक नया स्टेशन आने वाला है, ये स्टेशन आने के बाद ये रेंटल यील्ड आपका करीब करीब 8 to 10% के बीच में भी जा सकता है। तो आंकड़ों के हिसाब से ओवरऑल इंडस्ट्रियल गाला का जो रेंटल इनकम है वो डेफिनेटली रेसिडेंशियल से तो काफी ज्यादा है, बट ये कमर्शियल से भी काफी ज्यादा है। ઓકે, તો અત્યારે આપણે જો આ વિસ્તારની આપણે જો વાત કરીએ કે અમરનાથ બદલાપુરની અંદર તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળામાં 6% સુધીના રિટર્ન મળી રહ્યા છે અને આ એક નવું સ્ટેશન આવી જાય છે તો આ 8%થી 10% સુધીના પણ આરઓઆઈ તમને રેન્ટલ વાઇઝ મળતા દેખાઈ શકે છે। તો એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી અહીંયા આગળથી ચોક્કસપણે બનતી देखाई रही है। अब अश्विन जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में भी एनवायरनमेंट के ऊपर और ग्रीनरी के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत कुछ ध्यान दिया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल गाला के इस जो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो एसेट क्लास की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? इस पर्टिकुलर रीजन के जो अपकमिंग रीजन है अंबरनाथ बदलापुर का, तो ये काफी ग्रीन जोन है। बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनरी है, इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो एनवायरमेंटल प्रैक्टिस को एनकरेज करने के लिए टिपिकली इंडस्ट्रियल गाला 3 जोन में हो सकता है। एक होता है ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। ग्रीन एंड ऑरेंज जोन के अंदर वो सारे बिजनेसेस आते हैं जहाँ पे कोई एमिशन नहीं होती केमिकल की। जब रेड जोन में वो सारे बिजनेसेस आते हैं जहाँ पे कोई चिमनी होता है, स्मोक आता है, एमिशंस होती हैं, केमिकल वेस्ट आपका निकलता है, वो सारा रेड जोन में आता है। जबकि टिपिकली अगर हम देखते हैं हमारी कंपनी के बारे में बात करें, एम्पायर इंडस्ट्रीज हमेशा ये चाह रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसी जोन में किया जाए जो कि एनवायरमेंट को कोई हजार्डस नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई हार्म नहीं पहुंचाए और एक हार्मनी में हम चले नेचर के साथ ही। तो ये मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल गाला ऑरेंज या ग्रीन जोन में आ रहे हैं, इनका डेवलपमेंट काफी बेहतर होगा कंपेयर टू से समथिंग इन रेड जोन। टिपिकली देखा जाता है कि रेड जोन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि एमएसएमई में आती भी नहीं है, ये हैवी इंडस्ट्रीज में जाती हैं, जिसका वेस्ट काफी ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल एंड अदर सॉर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट। वही इंडस्ट्रियल गाला जो कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आता है, इसमें से जो वेस्ट आती भी है वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती इतनी ज्यादा। एंड ग्रीन जोन जो कि एम्पायर इंडस्ट्रीज का जो खुद का ही प्रोजेक्ट है अंबरनाथ में, ये टिपिकली ग्रीन जोन में आता है, जिसकी वजह से ये काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और काफी हार्मनी में चलते हैं। तो हमारा एक मिक्स यूज टाउनशिप है जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल गाला भी है, सारा कुछ है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जहां जहां इंडस्ट्रियल गाला हो वो नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाए एंड इसके अंदर जो हो सकता है एक अच्छे डेवलपर ने ये इनिशिएटिव देना चाहिए। ओके, तो આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળાના ઓવરઓલ ફાયદાઓની અહીં આગળથી વાત કરી છે, તો એક આ રસપ્રદ ચર્ચા રહી છે જ્યાં તમે એક નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ્પેરેટિવલી કરી શકો છો, આરઓઆઈ સારી મળે છે અને સાથે સાથે અહીં આગળથી જે એન્વાયરમેન્ટની પણ આપણે અહીં આગળથી વાત કરી છે એને પણ ધ્યાને રાખીને આવા રોકાણ કરી શકાય છે। તો એક રસપ્રદ चर्चा रही है यहाँ આગળથી। अश्विन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ત્યારે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ જતાં જતાં આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપના પ્રોપર્ટીમાં રોકાણને લગતા, ઘરની ખરીદારીને લગતા, અન્ય કોઈ લીગલને લગતા પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને જણાવી શકો છો। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। તો આ સાથે જ મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।